नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। पीएम मोदी ने गुरुवार को गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। यह 201 एकड़ में 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी लागत 1195 करोड़ रुपए आएगी। इसमें कुल 750 बेड होंगे, साथ ही 30 बेड आयुष के लिए भी होंगे। 125 एमबीबीएस और 60 नर्सिंग सीटें भी होंगी। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस साल कई कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई है। साल के आखिरी दिन उन्हें नमन करने का वक्त है। भारत जब से एकजुट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना कर सकता है। भारत ने अच्छे फैसले लिए हैं, इससे स्थिति बेहतर है। पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्रों को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यहां से करोड़ों गरीबों को सस्ती दवाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को मुफ्त में इलाज मिला है। प्राइवेट में गरीब इलाज नहीं करा सकते हैं। इस योजना के तहत यह संभव है। बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में नए साल का जश्न हाड़ कांप देने वाली ठंड के साथ मनेगा। इस नए साल पर न्यूनतम पारा 3 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड का कहर जारी है। नारौल में रात्रि का तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। कई प्रदेशों में रात के समय पारा जमने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों के लिए सरकार ने परामर्श सलाह जारी की है। कश्मीर ठंड और भीषण शीतलहर की चपेट में आ गया है। गुलमर्ग में तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा समूची कश्मीर घाटी में तापमान 0 से नीचे पहले ही चल रहा है। बताया जा रहा है कि नए साल पर और तापमान नीचे गिर सकता है। सेना को पहली बार 10 मीटर के 60 स्पान ब्रिज के सेट मिले हैं। इससे किसी भी सैन्य अभियान के दौरान जवान तेजी से कहीं भी छोटे पुल बना सकेंगे और मौके पर साजो सामान के साथ पहुंच सकेंगे। इनका निर्माण डीआरडीओ ने किया है। इससे दुर्गम इलाकों में सेना को आसानी होगी। भारत में वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली। अब 1 जनवरी को डीसीआई के विशेष पैनल की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। पैनल के एक सदस्य ने बताया कि अतिरिक्त डाटा और सूचनाओं का विश्लेषण किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बने नए विस्टाडोम कोच की तारीफ की। विस्टाडोम कोच की छत में शीशा लगा होता है। इसमें 44 सीटें होती हैं जो 180 डिग्री तक घूम सकती हैं। मंगलवार को इन कोचों ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन पूरा किया। आज खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और खालिस्तानी दहशतगर्द सुख बिकरीवाल को दुबई से भारत लाया गया। बिकरीवाल आईएसआई के इशारे पर लोगों की जान लेता था। पंजाब के कई शौर्य चक्र विजेता बलविंदर संधू कांड में इसका हाथ था। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बैठक हुई। किसान संगठनों ने बैठक में 4 प्रस्ताव रखे थे। इनमें से सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया है। सरकार बिजली और पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंद हो गई है। सरकार पराली जलाने को लेकर किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई रोकने पर राजी हो गई। तीनों कानून वापस लेने और एमएसपी पर बात नहीं बनी है। दोनों पक्ष इन पर चर्चा के लिए 4 जनवरी को 8वीं बार आमने सामने होंगे। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बैठक को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सकारात्मक बताया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के प्रस्तावों में से करीब 50% मसलों पर सहमति बन गई। बाकी बचे मसलों का अगले दौर में सुलझाने की उम्मीद है। आज से कृषि कानूनों के खिलाफ केरल विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। सीएम पिनराई विजयन ने कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि इस प्रस्ताव को पहले ही कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष समर्थन दे चुका है। पिनराई विजयन ने कहा कि किसानों के आंदोलन से केरल के प्रभावित होने की आशंका है। अगर अन्य राज्यों से खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बंद हो जाती है तो केरल में भी भुखमरी आ जाएगी। देश कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। किसानों के साथ खड़ा होना राज्य सरकार का कर्तव्य है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में 1600 से अधिक मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने के मामले में राज्यपाल सख्त हो गए। राज्यपाल ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को सम्मन भेजा है। इसमें दोनों अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ तलब किया है। सरहद पार से ड्रोन से हथियारों और नशे की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस बल की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष उद्देश्य वाहन का भी फैसला लिया गया। सीएम अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि यह नियम रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान देर रात भीड़ इकट्ठा करने या किसी तरह के जश्न पर पाबंदी रहेगी। 31 दिसंबर की रात 8 बजे के बाद कनॉट प्लेस में वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी पास दिखाने पर ही वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। देश में हर दिन संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो रही है। देश में लगातार 33वें दिन संक्रमितों से ज्यादा मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब केवल 2.56% सक्रिय रोगी बचे। यह ठीक होने वाले मरीजों का विश्व में सबसे अच्छा आंकड़ा है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है। गुलेरिया ने कहा कि ब्रिटेन का नया स्ट्रेन भारत में नवंबर या फिर दिसंबर से ही आने लगा था, लेकिन कई हफ्तों में स्ट्रेन ज्यादा बढ़ा है, फिर भी यह कम असरदार है। आज से ब्रिटेन के 3/4 हिस्सों में शीर्ष स्तर का लॉकडाउन लागू हो गया। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद यह कदम उठाया। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि यह महीना कठिन है, तेजी से टीकाकरण का काम हो रहा है, लेकिन यह काफी नहीं है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,549 नए मामले सामने आए। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,02,44,852 हो गई है। हालांकि इनमें से कोरोना वायरस के संक्रमित 98.34 लाख पूरी तरह से ठीक हो गए। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में केवल 25,000 दर्शकों को शामिल होने की मंजूरी दी गई। आमतौर पर यह संख्या 1 लाख के करीब होती है। पिछले साल की तुलना में इस बार परेड में शामिल मार्चिंग दस्तों की भी संख्या कम होगी। सैन्य टुकड़ियों के आकार में भी कटौती की जाएगी। इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवन को केंद्र सरकार ने 1 साल का सेवा काल विस्तार दिया है। वह अब 14 जनवरी 2022 तक इस पद पर रहेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी है। वह 14 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। रेलवे आज यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। रेलवे आज नई वेबसाइट लॉन्च करेगा। इसमें कई नए फीचर्स को जोड़े गए हैं। इस नई वेबसाइट पर हर मिनट में 10,000 से ज्यादा टिकट बुक हो सकेंगे, जबकि अब तक हर मिनट अधिकतम 7,500 टिकट बुक होते हैं। पश्चिम रेलवे ने 12 ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें जोधपुर, चेन्नई, एग्मोर स्टेशन से होकर गुजरेंगी। लॉकडाउन खुलने के बाद से यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया। रेलवे ने कहा कि जल्द कुछ और ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले 6 महीनों के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहाँ अपस्पा कानून लागू रहेगा। इस कानून में सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने की छूट है। साथ ही किसी को बिना वारंट गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच गठबंधन में मुख्यमंत्री पद रोड़ा बन गया है। अधीर रंजन चौधरी ने खुद को महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश किया, जिसे वाम मोर्चा ने स्वीकार नहीं किया। सीपीएम ने कहा, सीएम पद पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। कांग्रेस की चुनाव समिति 1000 मतदाताओं की सूची को अंतिम रूप देने में जुटी है। ये लोग नया अध्यक्ष चुनेंगे। चुनाव कब तक होंगे अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। पता चला है कि राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी। कपिल गुर्जर को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, शाहीन बाग की स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी थी। विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने कपिल को पार्टी से निकाल दिया है। सीबीआई ने नागपुर से एक सहायक श्रम आयुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके अलावा सीबीआई टीम ने उत्तराखंड में कार्रवाई की है। सीबीआई ने भुवनेश्वर से जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 3 अधीक्षकों को भी रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल को सीआईएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। वह 1985 बैच के आईपीएस अफसर हैं। इसके अलावा सुबोध को सीबीआई के अगले निदेशक के लिए बड़े दावेदार के तौर पर देखा जाता है। उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए मंजूरी भी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के मामलों में अग्रिम जमानत को लेकर एक आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से पहले पीड़ित महिला के बयान जरूर सुने जाएं, ताकि पीड़ित महिला को अपनी बात कहने का अधिकार मिलता रहे। दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत विकास कार्य करने वाली एजेंसियों को कम से कम 80% पेड़ों का प्रत्यारोपण करना होगा।
काटे गए प्रत्येक पेड़ के एवज में 10 पौधे लगाने होंगे। साथ ही वेबसाइट पर पेड़ों की जानकारी भी देनी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी को नव वर्ष की बधाई संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि अगले साल रूस और भारत रचनात्मक द्विपक्षीय सहयोग की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य जारी रखेंगे। दोनों देश पूरे विश्वास के साथ प्रगति कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी पिता बन गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के घर बेटी ने जन्म लिया। इसकी जानकारी मनोज तिवारी ने ट्वीट कर दिया। इसके बाद बीजेपी समेत तमाम नेताओं ने ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। यूपी सरकार ने जेल में बंद कैदियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सजा पाए कैदियों को अब यूपी में पैरोल नहीं दी जाएगी। यह फैसला गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट पर लिया गया है। ब्रिटेन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल को अनुमति दे दी है। बता दें कि ब्रिटेन सरकार ने पहले फाइजर टीके को मंजूरी दी थी। अब ब्रिटेन ने दूसरे टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी देश में मंजूरी प्रदान की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस की छुट्टियों के बाद संसद सत्र बुलाया है। इसमें यूरोपीय संघ से अलग होने के तहत हुए एफटीए को मंजूरी देना है। ब्रिटेन पीएम इसको संसदीय सत्र में मंजूरी देना चाहते हैं ताकि इसे कानूनी रूप दिया जा सके। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल की बैठक की। इसमें कोविड, बिजली और बजट की तैयारियों पर चर्चा की। इसके बाद गहलोत ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी 3 जनवरी से किसानों के समर्थन में धरना देगी। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने पासीघाट में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत चीन की साम्राज्यवादी मंशाओं को रोक सकता है। इस इलाके पर चीन का दावा बेबुनियाद है। मोदी सरकार में कोई यहाँ 1 इंच जमीन अतिक्रमण नहीं कर सकता है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने ठाकरे सरकार और बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बीजेपी गिराना चाहती है, उसको अपने प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही ठाकरे सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। महाराष्ट्र की अदालत ने टीआरपी घोटाला में बार के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता को जेल भेज दिया। बता दें कि मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में विगत दिनों पार्थो को गिरफ्तार किया था। इससे पहले रिपब्लिक टीवी से जुड़े लोगों की भी गिरफ्तारी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच कहां तक पहुंची, इसकी सीबीआई ने जानकारी दी है। सीबीआई का कहना है कि जांच चल रही है। व्यापक और पेशेवर तरीके के नवीनतम वैज्ञानिक इसमें लगे हैं। सभी पहलुओं को देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया अभियान को और तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में डिजिटल दक्षता देश की ताकत साबित हुई है। डिजिटल इंडिया बदलाव लाने वाला कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। डीआरडीओ और नौसेना ने गोवा में हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है। इसे IL-38SD विमान से गिराया गया। जीपीएस से लैस या कंटेनर 50 किलोग्राम तक वजन से ले जा सकता है। इसे किसी भारी विमान से गिराया जा सकता है। सरकार अब नए श्रम कानूनों में एक दिन में काम के 8 घंटे निर्धारित करेगी। 8 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारियों को ओवर टाइम देना होगा। बता दें कि 2019 में पारित हुए नए वेतन कोड में काम के घंटे 8 या 12 करने पर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। बीजेपी ने दिल्ली के शाहीन बाग में सीए के खिलाफ आंदोलन में फायरिंग कर चर्चा में आए कपिल गुर्जर को पार्टी से निकाल दिया। कपिल कल ही गाजियाबाद में बीजेपी में शामिल हुआ था। विपक्षियों के हमलावर होने से 24 घंटे में बीजेपी ने निकाल दिया। भोपाल में बिजली विभाग के बिलों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। भीमनगर झुग्गी की महिला का बिल 13,000 रुपए ज्यादा आया है, तो उसने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से शिकायत की। इसके बाद महिला को जांच के बाद 212 रुपए का संशोधित बिल दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।